हेलो स्टूडेंट्स, कंप्यूटर साइंस की एक और क्लास में आपका स्वागत है। स्टूडेंट्स, जब हम कंप्यूटर के बारे में पढ़ते हैं तो मोस्टली हम कंप्यूटर के सीपीयू के बारे में भी ज़रूर पढ़ते हैं, लेकिन हम कंप्यूटर के इस सीपीयू के बारे में नहीं बल्कि कंप्यूटर के रियल सीपीयू के बारे में बात करने वाले हैं। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए CS क्लास। तो स्टूडेंट्स, जब हम कंप्यूटर के सीपीयू के बारे में पढ़ते हैं तो हमारे दिमाग में सिर्फ इसी सीपीयू की पिक्चर आती है कि यही हमारे कंप्यूटर का सीपीयू होता है, लेकिन एक्चुअल में ये हमारे कंप्यूटर का सीपीयू नहीं होता है। इसको हम सीपीयू केस, सीपीयू बॉक्स या फिर कैबिनेट के नाम से जानते हैं। अगर ये हमारे कंप्यूटर का सीपीयू नहीं है तो कंप्यूटर का रियल सीपीयू कौन सा होगा? जो कंप्यूटर का रियल सीपीयू होता है वो हमारे कंप्यूटर के मदरबोर्ड के ऊपर लगा होता है और उसी सीपीयू के ऊपर एक फैन लगा होता है जो हमारे सीपीयू को ठंडा करने का काम करता है। तो आज हम उसी सीपीयू के बारे में बात करने वाले हैं। तो जब हम कंप्यूटर के इन सीपीयू के बारे में बात करते हैं तो इनके बारे में कुछ और भी चीज़ें हमें सुनने को मिलती है, जैसे सीपीयू में कोर क्या होते हैं, इसमें थ्रेड क्या होती हैं, इसकी फ्रीक्वेंसी क्या होती है, और कई बार हमें जो गेमिंग कंप्यूटर होते हैं उस केस में हमें ओवरक्लॉकिंग का भी नाम सुनने को मिलता है। तो एक्चुअली में ये चीज़ें होती क्या है? तो सबसे पहले हम बात करते हैं सीपीयू के कोर के बारे में कि सीपीयू के अंदर कोर क्या होता है। तो कोर एक सिंगल प्रोसेसिंग यूनिट होती है, लेकिन हमारे एक सिंगल प्रोसेसर के अंदर सिंगल प्रोसेसिंग यूनिट नहीं होती, उसके अंदर मल्टीपल प्रोसेसिंग यूनिट होती है। इसीलिए उसको मल्टी कोर प्रोसेसर बोला जाता है, यानी कि एक ही प्रोसेसर के अंदर हम मल्टीपल प्रोसेसर्स का यूज़ कर रहे हैं और उन्हीं मल्टीपल प्रोसेसर्स को हम सीपीयू कोर बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हमने कई बार एक ऐसा पेन देखा होगा जिसके अंदर 4 पेन एक साथ होते हैं, उसके अंदर रेड, ब्लू, ग्रीन, ब्लैक, ये चारों कलर के पेन हमें देखने को मिलते हैं। अगर हम इंडिविजुअल पेन देखते हैं तो हमारे पास 4 अलग अलग पेन हो जाते हैं, लेकिन उस एक ही पेन के अंदर हमें 4 पेन की पावर देखने को मिलती है, यानी 4 पेन को हम अलग अलग अपनी नीड के अकॉर्डिंग यूज कर सकते हैं। तो उसी प्रकार मल्टीपल कोर्स को या फिर मल्टीपल प्रोसेसर्स को एम्बेड करके मिला करके एक सिंगल प्रोसेसर बना दिया जाता है और उन मल्टीपल प्रोसेसर्स को हम कोर का नाम देते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं थ्रेड्स के बारे में कि सीपीयू के अंदर थ्रेड क्या होती है, क्योंकि हमने कई बार सुना होता है कि सीपीयू में इतने कोर होते हैं, इतने थ्रेड होते हैं। तो थ्रेडिंग का काम को क्या होता है, वो थ्रेड क्या होते हैं? तो थ्रेड एक प्रकार से एक वर्चुअल प्रोसेसर की तरह काम करता है। अगर हमारा सिंगल कोर प्रोसेसर होता है तो उस सिंगल कोर प्रोसेसर को हम वर्चुअली ड्यूअल कोर की तरह यूज़ कर सकते हैं, यानी डबल कोर की तरह यूज़ कर सकते हैं। प्रोसेसर हमारा एक ही होता है लेकिन उसको हम वर्चुअली डबल कोर की तरह यूज करते हैं और उन वर्चुअल प्रोसेसर को ही हम थ्रेड का नाम देते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं क्लॉक स्पीड की। देखो, क्लॉक स्पीड जो होती है वो हमारे सीपीयू की या फिर हमारे प्रोसेसर की स्पीड होती है कि वो कितनी स्पीड से हमारे कंप्यूटर के अंदर काम कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल, हमारी बॉडी के अंदर हमारा हार्ट होता है, उसकी हार्ट बीट होती है। बिल्कुल उसी प्रकार हमारा जो कंप्यूटर का सीपीयू होता है उसके अंदर उसकी क्लॉक स्पीड होती है। उसको हम क्लॉक स्पीड, क्लॉक फ्रीक्वेंसी या फिर क्लॉक रेट के नाम से भी बोल सकते हैं। लेकिन ह्यूमन बॉडी के अंदर जो हार्ट रेट होती है उसको हम बीपीएम से मेजर करते हैं। बिल्कुल उसी प्रकार जब हमारे प्रोसेसर की स्पीड की बात आती है तो उसको हम गीगाहर्ट्ज में मेजर करते हैं। अब इसके बाद हम बात करते हैं ओवरक्लॉकिंग की कि ओवरक्लॉकिंग क्या होती है। तो ओवरक्लॉकिंग के अंदर हम जो नॉर्मल हमारे प्रोसेसर की जो स्पीड होती है, क्लॉक रेट होती है, उसको हम बूस्ट कर देते हैं, इंक्रीज कर देते हैं, जिससे हमारे कंप्यूटर की जो परफॉर्मेंस होती है उसमें हमें इम्प्रूवमेंट देखने को मिलता है। तो जब हम अपने कंप्यूटर के प्रोसेसर की जो स्पीड होती है, क्लॉक रेट होती है, उसको जब हम इंक्रीज करते हैं, बूस्ट करते हैं, तो इसी प्रोसेस को हम ओवरक्लॉकिंग बोलते हैं, जिससे हम अपने कंप्यूटर की जो परफॉर्मेंस होती है उसको इंक्रीज कर सकते हैं। लेकिन हमारे कंप्यूटर का हर एक प्रोसेसर ओवरक्लॉकिंग के कैपेबल नहीं होता और जो ओवरक्लॉकिंग के प्रोसेसर होते हैं उनके अंदर भी जो ओवरक्लॉकिंग होती है वो लिमिटेड होती है। उसके अंदर लिमिट होती है कि एक पर्टिकुलर प्रोसेसर को हम कितना ओवरक्लॉक कर सकते हैं। और प्रोसेसर के साथ साथ जो हम अपने कंप्यूटर में बाकी हार्डवेयर यूज़ कर रहे हैं वो भी उस ओवरक्लॉकिंग को सपोर्ट करना चाहिए। इसलिए जब भी हम कोई सीपीयू या फिर कोई लैपटॉप खरीदते हैं तो उसकी सीपीयू की प्रॉपर्टी में होता है कि इसकी बेस फ्रीक्वेंसी क्या है और टर्बो फ्रीक्वेंसी क्या है, यानी कि उसको हम कितना ओवरक्लॉक कर सकते हैं। तो अभी हम एक एग्जांपल के से इस पूरी की पूरी कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करते हैं। तो सपोज करो आप एक टिकट की लाइन में लगे हुए हो और जो टिकट काटने वाला है, जो आपको टिकट दे रहा है, वो हो गया हमारे लिए एक कोर, और जितनी लाइनें लगी हुई हैं उन लाइनों को हम क्या बोल सकते हैं? थ्रेड्स। और जिस स्पीड से जो टिकट काटने वाला काम कर रहा है वो हो गई उसकी स्पीड। अब जिस तरह से हमारे टिकट
काउंटर के अंदर जो हमारा प्रोसेस चल रहा होता है, बिल्कुल उसी प्रकार हमारे कंप्यूटर के प्रोसेसर काम करते हैं। उनके लिए जो थ्रेड होती हैं वो एक वर्चुअल प्रोसेसिंग यूनिट की बात ही काम करते हैं। जब 2 लाइनें लगी होती है तो हम तो यही सोचते हैं कि आगे 2 बंदे टिकट काटने के लिए हो सकते हैं, लेकिन एक्चुअल में जो टिकट देने वाला होता है वो एक ही होता है। लेकिन हम मल्टी कोर का यूज़ करके उस जो प्रोसेस है उसको थोड़ा सा फास्ट कर लेते हैं। इसलिए जब भी हम कोई भी अलग अलग जनरेशन की प्रोसेसर लेने जाते हैं, i3 है, i5 है, i7 है, i9 है, तो उसके अंदर हमें इन सारी चीज़ों को देखना चाहिए कि उस प्रोसेसर के अंदर कोर कितने हैं, थ्रेड कितनी है और उसकी बेस फ्रीक्वेंसी क्या है, और अगर हम उसको ओवरक्लॉकिंग करना चाहते हैं तो उसको हम कितनी स्पीड तक ओवरक्लॉक कर सकते हैं। और यही सारी चीज़ें हमारे प्रोसेसर के साथ साथ हमें अपनी जो रैम होती है उसके अंदर भी देखने को मिलती है। रैम के अंदर कोर का कोई भी कॉन्सेप्ट नहीं होता, उसके अंदर सिर्फ फ्रीक्वेंसी होती है कि कितनी फ्रीक्वेंसी से वो रैम हमारी काम करने वाली है, और थोड़ा बहुत हम अपनी रैम को भी ओवरक्लॉक कर सकते हैं। तो आई होप आपको जो ओवरक्लॉकिंग, कोर और थ्रेड का जो कॉन्सेप्ट है वो समझ में आ गया होगा। अगर आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ गई हैं तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए ताकि मुझे भी ये पता चल जाए कि आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ गई हैं। और अगर आपका कोई क्वेश्चन होता है तो आप मुझे नीचे कमेंट्स में कभी भी पूछ सकते हैं, और ऐसी ही कुछ और चीज़ें भी हम अपनी आने वाली वीडियो में डिस्कस करते रहेंगे। तब तक के लिए गुड बाय एंड हैव ए नाइस डे।